जय हिंद। बहुत स्वागत आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। आज हम लोग लेकर आए हुए हैं पांचवा टेस्ट का सलूशन आपके सामने होगा। 4 तक का टेस्ट का आप सलूशन देख चुके हैं। हमको देखना यह है कि कौन से कैसे सवाल बनते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये सवाल हमारे सामने है, इसको हमें कैसे करना है आओ समझते हैं। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपए और 3 वर्ष में 920 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 वर्ष का मिश्रधन आपको पता है। देखो, 3 वर्ष का मिश्रधन आपको पता है 920 रुपया और 2 वर्ष का भी मिश्रधन आपको पता है 880 रुपया। अगर आप इसको माइनस करें तो ये पता चल जाएगा आपको 880 है ये, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 साल का ब्याज क्या होता है। और जैसे आपको ब्याज पता चला, 12 में से 8 घटाओगे 4, 1 साल का ब्याज मिल गया 40 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज 40 रुपया मिल गया तो 2 साल का ब्याज होगा 80 रुपया, और 80 रुपया आप इस 2 साल के मिश्रधन में से घटा देंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 800 रुपया। और ये रहा आपका उत्तर। देखो कितना बढ़िया सवाल, छोटा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में और बी उसी कार्य के कौन से भाग को 6 दिन में कर सकता है। ये 6 भाग का ये जगह है, हाँ यहाँ 3/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे। जरा विचार करो, ए 2/3 काम को कै दिन में कर रहा, 4 दिन में, तो पूरा काम ये कर रहा है 2 दूनी 4 तिया 6, 2 दूना 4 2 आया 2 तिया 6, 6 दिन में पूरा काम ये कर पाएगा। और बी जो है 3/5 काम करता है 6 दिन में, तो पूरा काम ये कर पाएगा 3 दूनी 6 2 5 10 दिन में। 6 और 10 का लघुत्तम निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा 30। अगर 30 आया तो 6 5 30 और 10 तिया 30, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 क्षमता से करेंगे। और 8 क्षमता से काम करेंगे तो इसको छोटा कर दीजिए, 2 से अगर काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 15 और यहाँ आ जाएगा 4, 15/4 करेंगे तो 4 3 12, 3 15/4, 3 सही 3/4 दिन में पूरा काम कर पाएंगे। तो देखिए आपके सामने कितना बढ़िया छोटा सा सवाल है और वर्क एंड टाइम का सवाल है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला प्रश्न अपने सामने है एक आदमी मैसूर से बेंगलोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के समान चाल से जाता है और वापस मैसूर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के समान चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल बताओ। आप जानते हैं कि यहां से वहां तक जाने में जो दूरी तय किया होगा, वहां से आने में भी उतनी दूरी तय किया होगा, तो दोनों दूरियां समान है, तो इस पर फार्मूला आपका लग सकता है 2xy अपान x + y, और बहुत आराम से आप लगा सकते हैं 2 गुणा 40 गुणा 60 अपान 40 + 60, और 40 + 60 करेंगे तो 100 आएगा। ये दोनों जीरो इनसे कट जाएगा, 2 चौके 8 छक्के 48, आपकी चाल बन गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हो आप, इतना छोटा सा सवाल है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न अपने सामने यह है कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी पर 10% दर से, तिहाई पूंजी पर 9% दर से और शेष को 12% दर से निवेशित करता है। देखो, आधी पूंजी माने 1/2 पूंजी और तिहाई पूंजी माने 1/3 पूंजी। 1/2 1/3, 2 3 का लघुत्तम आया 6। हमने मान लिया कुल पूंजी 600 रुपया थी। अब 600 रुपया थी तो उसकी आधी पूंजी माने 300 रुपया, उस 300 रुपया पर इंटरेस्ट लगाया है 10%, यानी ब्याज बना होगा 30 रुपया। सही बात है, 300 का 10% कितना होगा 30 रुपया। फिर कह रहा एक तिहाई पूंजी, बताओ इसका एक तिहाई कितना होता है 200 रुपया। 200 रुपया पर उसने इंटरेस्ट क्या लगाया है, 200 रुपया इंटरेस्ट लगाया 9%, 9 दूनी 18 रुपया। और शेष पूंजी पर, शेष बचा कितना 100 रुपया, शेष पूंजी पर उसका इंटरेस्ट लग रहा है 12%, तो ये बन जाएगा 12 रुपया। कुल उसको ब्याज मिला 18 12 30 30 60। सोचो, कुल 600 रुपया था उसके पास और 60 रुपया उसको ब्याज कलेक्ट हुआ है, तो कितना परसेंट आया 60 गुणा 100 और बटा 600। डबल जीरो यहां से कट जाएगा और आप 6 से इसको काट देंगे, 10% आपका रेट आ गया। ये रहा आपका सवाल, इतने आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। यहां लिखा कि 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य। 10 पूर्ण संख्याएं, देखो पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, 0 से। ये बड़े काम की चीज है। तो पहली संख्या 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, और 10 संख्याएं लोगे तो आखिरी संख्या 9 आएगी। आप जानते हैं अगर कोई चीज आरोही क्रम में है तो क्या करना पड़ता है,
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होती है, तो 0 प्लस 9 और बटा 2 काटेंगे तो आ जाएगा 4.5। आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 4.5। ध्यान रहे, अगर ये प्राकृतिक संख्या होती तब 1 से शुरू किया जाता। इसमें कई विद्यार्थी गलती करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू होती है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल क्या है? इस 4√35 को इसको यहाँ पर 2 ही होना चाहिए केवल, और 2 हम अंदर ले जाएंगे, और 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 बनकर जाएगा, और 4 का 35 से गुणा करोगे तो 140 हो जाएगा। फिर ऐसे सवाल बन गया 33 माइनस 2 √140। अब हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 33 आए, गुणा करने पर 140, और दो संख्या है 28 और 5। तो अब हमारे पास उत्तर आ गया √28 और माइनस √5। √28 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√7, 2√7 माइनस √5, ये हमारा उत्तर बन गया। अब ये चूंकि वर्गमूल हम निकाले हैं तो प्लस माइनस तो लगेगा ही लगेगा। कहीं दिख रहा है? पहला ही विकल्प दिख रहा है, तो आपका उत्तर पहला आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आप देखिए क्या लिख रखा है। ये लिखा हुआ है ABC 1 किलोमीटर, थोड़ा सा बड़ा साइज का सवाल है। ABC 1 किलोमीटर तक 5 मिनट, 8 मिनट तथा 10 मिनट तक चलते हैं। उनमें से C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, B उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और A उसी बिंदु से 2 मिनट बाद आरंभ करता है। तदनुसार A, B तथा C से कितने समय बाद मिलेगा? देखो ये जो लिखा है 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट, इसका ये मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। अब बताओ 1000 मीटर की दूरी है और A जो है उसको 5 मिनट में तय करता है, इसका मतलब उसकी चाल कितनी हो गई? 200 मीटर पर मिनट। और B की चाल क्या हो गई? 1000 मीटर को वो 8 की मिनट में तय करता है, तो ये काट दो तो आ जाएगा 125 मीटर पर मिनट। और C जो होगा 1000 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल हो जाएगी 100 मीटर पर मिनट। अब इन्होंने क्या सवाल शुरू किया कि 3 लोग थे ABC, तो पहले C चल चुका है, तो C जब चला उसके 1 मिनट बाद B चला, और उसके भी 1 मिनट बाद A चला। ऐसी स्थिति में C 2 मिनट चल चुका है। बताओ C अगर 2 मिनट तक चल चुका है तो उसके बीच में 200 मीटर की दूरी हो चुकी होगी, और B 1 मिनट चल चुका होगा तो उसकी दूरी कितने हो गई? 125 मीटर हो गई होगी। और अब जहां से शुरू करता है A शुरू करेगा, A की चाल है 200 गई। अब जरा बताओ 125, पहले उसको B मुलाकात करेगा, B उससे 125 मीटर आगे है, तो बताओ B अगर 125 मीटर आगे है तो B से कब मुलाकात हो जाएगी? 125 मीटर की दूरी है और दोनों सबकी एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी चाल सापेक्ष जो होगी, तो 200 में से 125 घटा देंगे तो 75 आ जाएगी। अब इसको जरा छोटा करो तो 25 दिया 75, 25 बचे 125, 5/3 मिनट। पहला आएगा 5/3 मिनट, कहीं दिख रहा है? एक जगह दिख रहा है, ये देखो C ऑप्शन। अगर 105/3 मिनट दिख रहा है तो इसका मतलब अभी 2 मिनट भी दिखना चाहिए। देखो C 200 मीटर आगे जा चुका होगा क्योंकि 2 मिनट तक चल चुका है C, तो 200 मीटर के बीच में दूरी है, और इसमें चूंकि इनकी चाल 200, इनकी चाल 100 है, तो डिफरेंस आया 100 की चाल से इनको कवर करेगा, तो 2 मिनट के बाद ये मिल जाएंगे। तो आपका उत्तर आ जाएगा 5/3 मिनट और 2 मिनट। तो देखो कितना बढ़िया सवाल है, छोटा था, सोल्यूशन इसका आप देख लो, और ये खुद कितना बड़ा है यह भी देख लो आप। डराने के लिए सिपाही में ऐसे ही सवाल आएंगे जो आपको डराएंगे लेकिन डरने लायक है नहीं। अगला प्रश्न है, चीनी की कीमत 10% कम हो गई तो एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लिया। बहुत आसान तरीका, इसके लिए एक सूत्र बना रखा है मैंने, और आपको पता होगा x/100 इंटू 270/5। x माने 10%, 10/100 गुणा 270 और बटा 5, ये आ गई चीनी की नई कीमत। जरा काट के देखो, 100 तो यहाँ कट गया, और 27/5 अगर हम काटे इसको तो 5 चौक के 20, नहीं 5 पचे 25 और 5 चौक 20, ये है इसकी नई कीमत। 10% कम हुआ, तो पुरानी कीमत कितना हो जाएगी? 6 रुपया हो जाएगी। तो 6 में से आपको 5.4 घटाना होगा, 0.6 यानी 60 पैसा आपका उत्तर आ जाएगा। ये है आपका उत्तर। तो नई कीमत आई है 5.4 रुपया और पुरानी कीमत आई है 6 रुपया, दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया था, तो डिफरेंस आ गया है 60 पैसा। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देखो इन्होंने कहा एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दिया, यानी परिधि दोगुना कर दिया। अगर आपने परिधि दोगुना कर दिया तो कह रहे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ये बड़ी बात है। क्षेत्रफल ध्यान रखना होगा, अगर ये 3 गुना कर दिए होते तो 9 गुना हो जाते, 4 गुना किए होते तो 16 गुना।
वर्ग हो जाता है बस। अगर आप परिधि दुगुना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बिना कुछ लगाए। अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर शेषफल भी 60 आता है। कोई संख्या होगी 100x मान लो, चाहे x मान लो, ये 100x मान लेता हूं। 100x में से उसका 60% घटा दो, नहीं 100x पूरी संख्या है, इसके 60% में 60x में से 60 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा, 60 आ रहा। तो बताओ अगर ये 60 उधर चला जाए तो 60x बराबर 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तब यहां वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यानी वह संख्या कितनी है, 200 है। यानी 200 वह संख्या है जिसके 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। देखो आपके सामने ये रूट का सवाल है। ऐसे सवाल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, छोटा करते हैं। देखो छोटो 80 लिखा हुआ, 80 4 16 25 80 यानी 4√5 कह सकते हैं। माइनस 112 है, 16 7 112 तो 4√7 लिख सकते हैं। नीचे चलो तो ये 45 लिखा, 9 5 45 तो 3√5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा 9 7 63 माइनस 9 मतलब 3 3 और √7 हो जाएगा। ऊपर में हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बनेगा √5 माइनस √7। और ऐसे ही नीचे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बनेगा √5 माइनस √7। ये दोनों बातें कट जाएंगी, आपका उत्तर हो जाएगा 4/3। 4/3 कहीं दिख रहा, एक सही 1/3 कहीं है, ये देखो ये रहा। तो देखिए कितना आसानी से ऐसे सवाल हल किए जाते हैं। खाली देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। एकदम घबराने की बात नहीं है, बहुत शानदार सवाल बनेगा। 1000 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी जोड़ी जाए कि वह 45 से कट जाए। क्या करोगे आप, 1000 में आप 45 से भाग देना शुरू कर दीजिए तो क्या होगा, 45 दूना 90 होगा। अब यहां बचेगा 10, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें तो अब हम देखो 10 हमारे पास है। अगर इसमें 35 और मिला दें तो 45 से एक बार चला जाएगा, बस यही 45 ही आप जोड़ दीजिए, आपका काम चल जाएगा। 10 तो मेरे पास सही है, अगर इसमें 35 और मिला दें तो 45 हो जाएगा और तब हमारा भाग चला जाएगा बहुत आराम से। आइए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 है। अगर आयताकार मेज है और इस मेज का परिमाप 28 है तो इसका मतलब हुआ 2l + b बराबर 28 है, यानी l + b बराबर 14 हो गया। और फिर कह रहे हैं उनका क्षेत्रफल 48 है, यानी lb बराबर 48 है। हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है, दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसको जोड़ने पर 14 आए, गुणा करने पर 48। 8 और 6 हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई 8 और इसकी चौड़ाई 6 होगी। अब इन्होंने कहा उसका विकर्ण कितना होगा, 8 और 6 अगर पाइथागोरस आप लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर का हो जाएगा। ये रहा आपका उत्तर। पाइथागोरस लगा करके आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत बिक्री लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता तो 30% का पट्टा भी देता है। अच्छा बात बताओ, कोई चीज 100 रुपए का सामान था, उसने क्या किया, 20% अधिक अंकित करके 120 अधिक अंकित कर दिया। अब उसके बाद उसने 30% का पट्टा दे दिया, यानी 70% पर बेच दिया। अगर 70% पर उसने बेचा तो कितने में बेच दिया, 84 रुपए का बेच दिया। आप ही बताओ 100 का सामान 84 का बिक गया, कितने % का घाटा हो गया, 16% का घाटा हो गया। तो देख लियो इतने छोटे सा सवाल है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दुगने चॉकलेट दिए गए, मान लो कक्षा में एक छात्र है तो प्रत्येक छात्र को 2x चॉकलेट दिया गया। इनका गुणा करने पर 800 आ रहा है। अगर इनका गुणा करने पर 800 आ रहा है, इसका मतलब 2x² बराबर 800 आ रहा है। इसका मतलब x² बराबर 400 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर क्या हो रहा है, 20। यानी उस कक्षा में कितने बच्चे थे, उस कक्षा में 20 बच्चे थे। देख रहे हैं आप, कोई समस्या नहीं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यदि p का p% कैसे निकालते हो भाई, p गुणा p बटा 100 बराबर 36 बताया जा रहा। तो अगर हम p² यही रोक दे तो ये बन जाएगा 3600 बन जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 60। तो संख्या कितनी हो गई, 60। देख लो सवाल कितने छोटे हैं, ये देखने में खाली लगते हैं। आपको बताऊं कई बच्चे ऐसे जो अच्छा से सवाल नहीं अगर कर पा रहे तो उनकी गलती है। आप देख लो कितने छोटे सवाल। इस सवाल को ध्यान से देखो, ये a² दिख रहा है, ये b² दिख रहा है, ये -2ab दिख रहा है। अगर आप इसको -2 × 6.5 × 3.5 करोगे तो 45.5 आ जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर है, यानी आपका उत्तर होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर।
6.5 में से 3.5 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आपका उत्तर आ गया बिना कुछ लगाए। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है कि 15-19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ऐसे सवाल को आप विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर विकल्प की जरूरत नहीं, यहाँ तो हम खड़े हैं तो हम लगवा दें। 15 और 19 आप ऐसे ऊपर नीचे लिख दीजिए। मान लिया क्या घटाया जाए नहीं मालूम है तो x हम घटा दे रहे हैं, x घटाते ही ये अनुपात बन जाएगा 3:4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। 15 चौके 60 माइनस 15 चौके 60 माइनस 4x बराबर 19 तिया 57 और माइनस 3x। अगर हम माइनस 4x इधर ले जाए तो खाली x बचेगा, और 57 इधर ले जाए तो 3 बचेगा। हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? 3। यानी अगर दोनों में से 3 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात वो बन जाएगा 3:4। इन सवालों में क्या होता, कोई दिक्कत नहीं होती, खाली जब आप x मान कर लगाते हो तो जो उत्तर आता है वो एकदम डेफिनेटली सही हो जाता है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ए एक व्यवसाय में 3500 रुपया से आरंभ करता है, 5 महीने बाद उसका 60,000 आ जाता है बी, और उसके बाद दोनों के बीच लाभ 2-3 के अनुपात में बांटा जाता है। साझा का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। देखो 3500 रुपया लेकर ए आया है, निश्चित रूप से 12 महीना रहा होगा, और 100 रुपया लेकर बी आया है, 5 महीने बाद आया है, इसका मतलब उसका पैसा 7 महीने तक रहेगा, और तब उनके बीच अनुपात हो जाएगा 2:3। आप बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अगर हम काटें तो इसको यहीं काट सकते हैं। देखो 2 छक्के 12 हो गया, और 3 से आप काट सकते हो 7 काट दो, 7 बचे 35 हो जाएगा, 5 तिहाई 1500। x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं, अभी 1500 नहीं है, यहाँ 6 भी तो है। 6 पचे 30, 30 तिया 90, 9000 रुपया। देखो 9000 रुपया लेकर ये जरूर शामिल हुआ होगा, तब जाकर उनके बीच संबंध कायम हो पाएगा। आराम से गुणा कर लो, बहुत छोटा सा सवाल है। पूंजी गुणे समय का अनुपात, ये लगता है साझा के सवाल में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अगर 28 सेंटीमीटर भुजा का आपने वर्ग बनाया है, 28 सेंटीमीटर भुजा है, यानी ये 28 है, अगर ये 28 है, ये वर्ग है, तो इसके अंदर जो आप वृत्त बनाओगे उसकी त्रिज्या हो जाएगी कितना? 14। अगर उसकी त्रिज्या 14 हो जाएगी तो बताओ त्रिज्या 14 का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 14 गुणा 14, यही आपको करना। देखो काटोगे 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 कर दो आप। 44 गुणा 14 चौके 56, 5 14 चौके 56, 5 61। आपका उत्तर हो गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कितने आसानी से, अगर आप 28 सेंटीमीटर के वर्ग की भुजा है तो उसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या निश्चित रूप से 14 हो जाएगी। सोचना क्या है उसमें। संतरे के मूल्य में 20% कमी होने से एक आदमी 10 रुपए 5 संतरे अधिक खरीदता, संतरे का पहले वाला मूल्य बताओ। तो पहले नया मूल्य देख लिया जाए। देखो 20% कमी हुई है, फार्मूला तो हमारा वही लगेगा, और गुणा 10 रुपए में 5 संतरे ज्यादा मिल जाते हैं। दोनों जीरो कट गए, 2/5, 2/5 माने होता है 40 पैसा। 40 पैसा का संतरा ये नया मूल्य है श्रीमान जी। क्योंकि 20% कम होकर 40 हुआ है, इसका मतलब पहले मूल्य कितना रहा होगा? 50 पैसा। ऐसे मौखिक लगा लो इतना, है कि नहीं। आओ अगले सवाल पर बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने है 59 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें लिखा हुआ एक परीक्षा में, थोड़ा नीचे आओ भाई, हाँ ठीक, लिखा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया है उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा गया है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताओ। मैं मान लेता हूं परीक्षा 100x की रही होगी, मान लिया जाए 100x इसका पूर्णांक था। अब एक बच्चा जो 20% पाया यानी 20x पाया है, वो 20x वाला बच्चा 5 अंकों से फेल हुआ है, तो इसको 5 अंक दे दे, बेचारा पास हो जाए। एक दूसरा बच्चा है तो अधिकतम अंकों का 30% पा गया है, और अगर वो 30x पाया है तो उत्तीर्णांक से वो 20 नंबर ज्यादा पा गया है, इनसे 20 नंबर ले लिया जाए, तो अब ये दोनों स्थिति बराबर हो जाएगी, दोनों को हमने पास कर दिया। अब अगर हम 20x को इधर ले जाएं तो 10x बन जाएगा, और -20 इधर लेकर जाएं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 10x बराबर 25 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 25/10। 25/10 करोगे, इसका मतलब पूर्णांक हमारा हो गया 250 का। कितना हो गया? 250 का, यानी ये 2.5 है भाई। अब ध्यान से देखो, अगर हमारा उन्होंने पूछा क्या है, आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखो आवश्यक प्रतिशत बात करें तो इतना नंबर पास हो सकता है वो, तो 20 अढ़ाई कितना होगा? 20 दूनी 40, 10 50 और 5 55, 55 नंबर पर पास हो जाता। कै परसेंट पाएगा? 55 नंबर पर पास होगा। 250 नंबर की परीक्षा है, गुणा 100।
तो अगर हम जीरो काटते हैं, 25 बच्चे 25 चौका 100 और 25 एक 25 10 आ गया, 5 दूना 10, 5 से काटो 11, 2 से काटो 2, 11 दूनी 22, 22% परीक्षा में अगर पा जाता तो आराम से पास हो जाता। इतना छोटा सा सवाल है, एक लाइन का इक्वेशन है, बहुत आराम से आप देख सकते हैं। अगले सवाल पर चले। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएंगी? 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, समझ पाए? 3 पुरुष माने 1 स्त्री माने होता है, 1 पुरुष माने 2 स्त्री, ये तय हो गया। अगर ये तय हो गया तो हम स्त्रियों से काम कराएंगे, 6 स्त्रियां 16 दिन में कर सकती हैं, तो 6 गुणा 16 टोटल काम हो गया। अब कह रहे हैं 12 पुरुष और 8 स्त्रियां, 12 पुरुष को स्त्री बनाओगे 24 स्त्री बनेगी, 24 स्त्री प्लस 8 स्त्री, 24 8 32 स्त्री हो जाएगी। तो बताओ 32 स्त्री उस काम को कितना दिन में कर पाएगी? 2 3 6, यानी 3 दिन में 32 स्त्रियां कर पाएगी। ये आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। अब देखो इसमें क्या है कि इसके दशमलव पहले हटाए जाए। देखो 3 अंक ऊपर, 3 अंक 3 3 6 और नीचे 4 2 6। देखो 6 अंक का दशमलव ऊपर, 6 अंक का दशमलव नीचे, दोनों दशमलव चुपचाप हट जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है 81, ये है 484 और ये है आपका 64 और ये है आपका 625। अगर ये कट गया तो अच्छी बात, नहीं कट गया तो सबका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 81 का वर्गमूल 9 है, 484 का वर्गमूल 22 है और 64 का वर्गमूल 8 है और 625 का वर्गमूल 25 है। अब ये काटने में जो उत्तर बन जाए वही आपका उत्तर है। आओ हल करते हैं। 2 से अगर हम इसको काट दें, 11 2 चौके 8, तो 11 9 99/100 हो गया और 99/100 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.99। ये आपका उत्तर हो गया। इतने आसानी से आंसर निकाला जा सकता है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये 62 प्रश्न ये है, किसी समकोण त्रिभुज का किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यूनकोण दूसरे का दुगुना है। अगर एक न्यूनकोण दूसरे का दुगुना है, इसका क्या मतलब होता है? देखो आप, अगर एक समकोण त्रिभुज हमारे सामने है और एक कोण दूसरे का दुगुना है, तो आपको एक तो पता ही है कि 90 है ही है। अब इसका मतलब ये दोनों मिलकर 90 है। अगर दो संख्याएं मिलकर 90 है और एक दूसरे का दुगुना है, तो 30 और 60 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब ये 30 हो जाएगा। अब आप बताओ, कह रहे हैं विकर्ण 10 है। अगर इसके कर्ण की लंबाई 10 है, हमको बताना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने के लिए हमको इन दोनों की भुजा की जरूरत पड़ेगी। दोनों की भुजा कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये दोनों कौन कौन हो सकते हैं, आओ देखा जाए। तो हम पहले लगाएंगे क्या, अगर हम साइन 30 लगा दें, साइन 30, तो इसको हम x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसको हम y मान लेते हैं। देखो साइन 30 का मान निकालते हैं। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी x/10 हो जाएगी। अब साइन 30 की वैल्यू कितना होती है? 1/2। अगर 1/2 होती है और बराबर x/10 होता है, तो 2 5 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर ये 5 हो जाएगी, अब की बार हम निकाल सकते हैं cos 30 लगा देंगे, cos। अब cos 30 अगर हमने लगा दिया, तो cos 30 बराबर हो जाएगा y/10। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और बराबर y/10। अगर इसको हमने काटा 2 5 10, तो y का मान हो जाएगा 5√3। अब बताओ हमको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है 5√3 और गुणा ऊंचाई है 5, तो 5 5 25√3/2, 25√3/2 आपका पहला विकल्प सही चला जाता है। ये सवाल थोड़ा सा अलग आप मान सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि बहुत बेसिक लेवल का है, इसमें कोई दम तो नहीं है, लेकिन सिपाही के लिए थोड़ा सा ये माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अपने विकल्प में नहीं डाल रखा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम सामान्य सा प्रश्न था। ये देखो सवाल क्या है, 1 - 1/5, 1 - 1/6 डॉट 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 1 - 100। देखो भाई, अगर 1 - 1/5 है, तो 5 के 5 4/5 हो जाएगा। ऐसे ये 5/6 हो जाएगा, ऐसे ये 6/7 हो जाएगा, और होता ही रहेगा। कहां तक जाएगा? 99/100 तक जाएगा। ये अगर 99/100 तक जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका हर स्थान काटते चले जाएंगे, आ जाएगा 4/100। और 4/100 को जब आप छोटा करेंगे, तो ये कट जाएगा 1/25। 1/25 आपका बी विकल्प सही चला जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है 64 का। देखो ये प्रश्न हमारे सामने है। इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू बता दो, वो क्यों है। तो देखो ये क्या है हमारे सामने, इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, +2 बोथ साइड कर दे। पहला काम, अगर हमने +2 बोथ साइड कर दिया, देखो ये क्या है, ये 2b का होल स्क्वायर है, ये 1/b का होल स्क्वायर है। अगर हमने इधर क्या जोड़ा, 2ab पहले कर ले। 2ab अगर हमने क्या, 2a, a माने होता है 2b इंटू 1/b।
तो बी बी कट गया 4, हमें 4 जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड में। अगर हमने दोनों साइड में 4 जोड़ दिया तो जानते हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2b प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और तब ये बन जाएगा, उधर 4 अगर जोड़ेंगे तो 4 तो 6 बन जाएगा, और 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, दोनों का स्क्वायर हम काट देंगे और उसके बाद करेंगे होल क्यूब, तब हमें होल क्यूब का मान पता चल पाएगा। और हल करते हैं, इसको हल करें तो क्या बन जाएगा, 8b क्यूब करना है। अब दोनों साइड हम क्यूब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8b का क्यूब प्लस 1 अपान बी का क्यूब, यही हमें पूछना था, प्लस 3ab करोगे तो 3 और ab करने पर क्या बनता है, ab करने पर खाली 2 बनता है, गुणा 2 और फिर 3ab हो गया और प्लस 3a प्लस बी की जगह पे हम रूट 6 लिख सकते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 6 रूट 6। आप देख सकते हो ये भी 6 रूट 6, ये भी 6 रूट 6, इधर आएगा तो कट जाएगा तो 0 बन जाएगा, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0। 6 रूट 6 में से 6 रूट 6 घटा देंगे, हमारा उत्तर 0 बन जाएगा। ये रहा हमारा सवाल 64 नंबर का। आइए अगले सवाल पर बात करें। 65 नंबर सवाल हमारे सामने है, ये लिखा हुआ है कि वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n क्यूब माइनस n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, तो n का मान 2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अगर 2 से बड़ी संख्या है तो हम 3 मान लेते हैं, तो 3 का क्यूब माइनस 27, 27 में से 3 घटाओगे 24, और यहाँ 3 में से 2 घटाओगे 1, 24 एक कम 24, आपका उत्तर बन गया 24 बिना कुछ लगाए। अब ये जान दो 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखते जाओ 24 से कट ही जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये बहुत आसान सा सवाल होता, खाली वैल्यू रखकर चेक कर लिया जाता। ये प्रश्न में देखो कहा रखा है कि 41 के में अनुचित कौन सा है, यानी कौन सा खराब। ध्यान से देखो सारे प्राइम नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, केवल यह नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर है। ये रीजनिंग का सवाल है, भटक के आ गया है, देख लो आप। तो मैथमेटिक्स में कुछ रीजनिंग भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल जब आपको प्राइम नंबर सब पता रहेंगे, देखते ही आप जान जाएंगे कौन सी संख्या लिखी। यहाँ रखा है कि स्टार का क्या लिख दिया कि 11 से कट जाए, लूप संख्या बताओ। आपको 11 की डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो अल्टरनेट अंकों का जोड़ शून्य हो या 11 से कट जाए, तो 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8 22। अब यहाँ देखो 8 2 10, अब 10 में अगर हम 1 मिला दे 11, तो 11 में से 22 में से 11 घटाओ 11 आ जाएगा, हमारा उत्तर 1 आ जाएगा। इतना छोटा सा सवाल। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से कट जाए, ये होती है 11 की भाजता। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 3 7, 7 14, 8 22, और 22 में से मैंने 8 2 10 कर 10 है, और 10 में क्या मिला दें कि 11 बन जाए, जिससे 22 में से 11 घटाएं 11 आ जाए, तो एक स्टार की जगह हमको 1 रख देना चाहिए। 1 रख देंगे। 11 की डिविजिबिलिटी अगर आपको याद रही तो ऐसे सवाल आप देखते ही कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो वर्गों का परिमाप 40 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है का परिमाप क्या होगा। अगर पहला वर्ग है 40 सेंटीमीटर उसका परिमाप है, अगर 40 सेंटीमीटर परिमाप है तो उसकी भुजा 10 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप 24 है तो उसकी भुजा कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बटा 4 करके निकाल रहा हूं। अगर ये 10 है तो इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, ये 6 है तो इसका क्षेत्रफल 36 हो जाएगा। इन्होंने कहा क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर होना चाहिए, तो 100 में से 36 घटाओगे तो 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा तो एक ऐसा वर्ग बनेगा जिसका क्षेत्रफल 64 होगा, यानी उसकी भुजा 8 होगी। अगर भुजा 8 होगी तो परिमाप क्या हो जाएगा बताओ, 8 चौके 32। देख रहे हो आप, कितने आसानी से आपने देख लिया कि अगर भुजा 8 हो जाएगी तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 सेंटीमीटर उसकी परिमाप आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि √2 की वैल्यू दी रखी है और बोला 1/√2 + 1 का मान क्या हो जाएगा। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू रखने का प्रयास ना करें, पहले इसको प्रमेयीकरण कर लें। अगर हम इसको लिखें ऐसे 1/√2 + 1, तो इसको हम क्या करेंगे, √2 - 1 √2 - 1 से गुणा कर देंगे। अगर हमने गुणा किया तो ऊपर बन जाएगा √2 - 1 और नीचे बन जाएगा 2 में से 1 घटाओगे 1 बन जाएगा। ऐसी स्थिति में √2 - 1 करना है, इसमें से अगर आपने 1 माइनस कर दिया तो आपका उत्तर यही बन जाएगा। 1.414 में से अगर आपने 1 घटा दिया तो क्या बच जाएगा, 0.414 बन जाएगा, और ये रहा आपका उत्तर। अगले प्रश्न पर बात करें, ये रहा सवाल। लिखा कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अच्छा एक बात सोचो, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को लंबे किसी प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगी, उसको पार करने में उसको लगता है 40 सेकंड। और एक लड़के को पार करने में ट्रेन को खाली अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा 30 सेकंड में। अब बताओ, यानी ये हुआ कि रेलगाड़ी हमारी 10 सेकंड में
110 मीटर की प्लेटफॉर्म पार कर दे रही है। आप समझ रहे हो? और 10 सेकंड में अगर 110 मीटर का प्लेटफॉर्म पार कर दे रही है, इसका मतलब उसकी चाल हो जा रही है 11 मीटर पर सेकंड। अगर 11 मीटर पर सेकंड की चल रही है और रेलगाड़ी पार करने में 30 सेकंड लग रहा है, तो 11 तिया 33, 330 मीटर लंबा रेलगाड़ी बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये लिख के दिखाएं और लिख के दिखा दे। मैं नहीं तो कहोगे कि कैसे इतनी जल्दी बन रहा। देखो, मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x है, मान लिया, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 है। इसको पार करने में इनको लगते हैं 40 सेकंड और केवल खुद को पार करने में लगते हैं 30 सेकंड। अगर इन दोनों को बराबर कर दो तो आराम से x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, अगर हम 0 0 काट देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 330 बराबर 4x। अब बताओ x की वैल्यू कितना आ गई? 330। और 330 आ गए। देखो, बिना कुछ लिखे हम लोगों ने 330 निकाल दिया था। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, खाली यह मन में सोचो कि पूरा प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई पार करने में उसको 40 सेकंड लगा और केवल अपने को पार करने में 30 सेकंड लगा। इसका मतलब प्लेटफॉर्म पार करने में 10 सेकंड लगा। अगर प्लेटफॉर्म 110 का है, उसको पार करने में 10 सेकंड लगा, इसका मतलब उसकी चाल हो गई 11 मीटर पर सेकंड, और 11 मीटर पर सेकंड चाल हो गई तो 30 सेकंड में कितना दूर जाएगी? 330 मीटर। और इस तरह से आपका उत्तर बन जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है, दो संख्याओं को 17 से भाग करने पर शेष क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि उन दो संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो, 17 से भाग देने पर अगर 13 शेष बचता है तो पहली संख्या निकटतम पड़ोसी क्या बन जाएगा? 17 प्लस 13 करोगे तो आ जाएगा 30। यानी पहली संख्या हमारे पास है 30। और दूसरी संख्या की बात करें तो शेषफल कितना बच रहा है? 11। तो इसको आप भाग प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 28। यानी पहली संख्या हमारी 30 हो गई, दूसरी संख्या 28 हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 58। अब बताओ, 58 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? 17 तिया 51। क्या शेष बच गया भैया? 7। देख रहे हो आप, दोनों को हमने जोड़ करके भाग दिया तो हमारे पास शेष क्या बचा? 7। ये रहा आपका उत्तर। मिनिमम पॉसिबल नंबर के बारे में सोचो आप कि 17 भाग देने पर 13 शेष बचे, उसे मिनिमम पॉसिबल नंबर कहते हैं। आप जरा इस सवाल को देखिए, लिखा है कि x बराबर 19, y बराबर 18, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नीचे x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया। आप जानते होंगे यह एक सूत्र है। अगर इसको हम खोलते हैं तो ऊपर की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, और नीचे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा? प्लस एक्स वाई। ऐसी स्थिति में दोनों कट जाएंगे, खाली आपका उत्तर आ जाएगा 1/x माइनस वाई, और 1/x माइनस वाई करोगे 19 में से 18 घटाओगे 1 आएगा, 1/1 बराबर क्या उत्तर वैल्यू बन जाएगी? 1। आपका आंसर बन जाएगा 1। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। ये जो आइडेंटिटीज का फार्मूला है खूब अच्छे से याद कर लेंगे आप, कोई समस्या नहीं आने वाली है, सारे बच्चों को लिखवाया जा चुका है। 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। 21 से 51 तो कोई सम संख्या है नहीं, तो मतलब 50 हुआ। तो ऐसे सोचो, आप इसको लगा सकते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो एसएन फार्मूला लगा दीजिए या तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का जो तरीका है उसको लगा सकते हैं। दो रास्ते में से हम पहला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं को हम जोड़ लें और उसमें से 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं को घटा दें तो भी हमारा उत्तर बन जाएगा। आप जानते हैं सम संख्याओं का उत्तर n+1 होता है। तो यहाँ से 1 से लेकर 50 तक कुल 25 सम संख्याएं होंगी, यानी 25 गुणा 26 आपका उत्तर यहाँ बना, और माइनस 20 तक में 10 सम संख्याएं होंगी, 10 गुणा 11 बना। अब बताओ 25 गुणा 26 कितना हो जाएगा? 650, और माइनस 110, आपका उत्तर बन गया 0। 5 में से गया 4, 6 में से गया 5, 540 कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर। देख रहे आप, और एसएन फार्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। कौन जाए, वो बड़ा फार्मूला होता है, बड़े फार्मूले का इस्तेमाल बहुत छोटे सवालों में नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करें, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 708। अगर 4 क्रमागत सम संख्या है, यही चारों होंगी 1 2 3 4, तो इस 708 है, इसको 708 को हमको 4 को भाग देना चाहिए। अगर हमने 4 से इसको भाग दिया, 4 1 4, 3 बचेगा 30, 4 7 28 और फिर 4 7 28, 177। इसका मतलब ये बीच वाली संख्या यहाँ पर 177 बन रही है। इसका मतलब इसके पहले वाली संख्या जो बन रही है वो 176 बन रही है, उसके पहले वाली 174 बन रही है, इसके बाद वाली 178 बन रही है, इसके बाद 180 दिख रही है। क्या बना था? सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या आपका हो गया 174। हमने औसत वाले तरीके से इसको सॉल्व किया है, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला और आखिरी प्रश्न हमारे सामने ये रहा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी आप कह सकते हो 10 का सीपी है हमारे पास बराबर है 16 का एसपी। तो अगर हम सीपी बटा एसपी करें तो हमारे पास हो जाएगा 16/10, यानी कि 16 रुपए में कोई सामान खरीदकर हमने 10 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए घाटा हुआ है, तो हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 16। आप इसको काटोगे, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25, 25 छक्का 150, 150/4,
150 बटा 4 काटोगे, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 4 बचे 20, तो आपका उत्तर हो जाएगा 37.5% का नुकसान हुआ। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कितने शानदार सवाल बन रहे हैं, और अगर आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया, यानी जितनी बातें आप जानते हैं खाली वही चीज को रफ्तार में करना सीख गए, तो इस सिपाही की नौकरी हमारी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।